कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करने के साथ साथ इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने लाइट चैप्टर को डिस्कस किया, उसी के ये आगे का पार्ट है ना, जो कि प्रीवियस वीडियो जो अभी मैं फिजिक्स का पोस्ट किया हूँ उसमें लाइट चैप्टर को डिस्कस किया हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जा कर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं, वो अवेलेबल है। नाउ कमिंग टू द वीडियो पे आने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कंपटीशन एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई वीडियो आपको आसानी से मिल जाए, पहले मिल जाए। ठीक है, सबसे पहला है हमारा प्रकाश का आवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं ना। रिफ्रैक्शन इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि जैसे सपोज कि हमारा एक मीडियम है ना, ये नीचे कुछ और मीडियम है, दैट मीन्स कांच का मीडियम है, और ऊपर क्या है, हवा का मीडियम। तो सपोज कि एक लाइट रे, यहाँ से सपोज एक टॉर्च जलाया आपने और लाइट रे आया है ना, आया तो यहाँ पे देखो मीडियम चेंज आ रहा है, यहाँ पे से क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। तो बेसिकली जैसे मीडियम चेंज होंगे तो ये सपोज कि अगर लाइट, आप जानते हो कि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, गमन करती है, प्रकाश हमेशा क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसको तो सीधा चले जाना चाहिए, जैसे इधर से आया तो सीधा इसको स्ट्रेट ऐसे निकल जाना चाहिए, पर ये स्ट्रेट नहीं निकल रहा है, तो ये हल्का मुड़ जा रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज क्या है ना, ये कांच थोड़ा डेंसिटी इसके जो होते हैं ना, घनत्व इसका ज़्यादा होता है हवा के रिस्पेक्ट में, जिसके कारण क्या होता है, अपना दिशा थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, अपने जो एक्चुअल पाथ हैं वो सीधा आने की बजाय हल्का सा मुड़ जाता है, यहाँ से हल्का सा टर्न ले लेता है। जिसे ये देख रहे हो ना, ये रे ऐसे आ रही थी और सिंपली सीधे जाने की बजाय हल्का सा यहाँ से मुड़ गई है ना, हल्का सा यहाँ पे मुड़ गई। इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि हल्का सा बेंड होना, दिशा में परिवर्तन होने की क्रिया को ही क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। अब ये आपने समझ ही गया, इसमें एओ जो है आपतित किरण इंसिडेंस रे है, यानी एओ जो है ये इंसिडेंस रे है, ओ भी क्या है, आपतित किरण, यहाँ से लेकर के ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। एन डैश, एन और ये नॉर्मल और नॉर्मल डैश जो है ये बेसिकली नॉर्मल है इन मीडियम 1 यानी हवा के मीडियम में, और नॉर्मल है ये मीडियम 2 दैट मीन्स कांच के मीडियम में। ठीक है, आई क्या है, आपतन एंगल, यानी इंसिडेंट रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। आर क्या है, आपतन कोण, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल, हवा विरल माध्यम दैट मीन्स रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर इसको विरल मीडियम को कहते हैं रेयर मीडियम, RARE रेयर मीडियम, और डेंस हवा जो मतलब सघन माध्यम होते हैं उनको हम कहते हैं डेंस्ड मीडियम। और कांच जो है बेसिकली ज़्यादा डेंसिटीज के होते हैं एयर के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसको हम सघन माध्यम या डेंस्ड मीडियम, DENSED डेंस्ड मीडियम है ना। ओके, आपतन अब है हमारा नेक्स्ट अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ, इंग्लिश में बोले तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एक होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, R स्पेलिंग पे ध्यान दे, CTION, रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन होता है FRACTION, इसमें R आता है, इसमें EC आता है ना। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग अलग चीज़ें हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है, अपवर्तन के दो नियम हैं। एक पहला क्या है, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, और आपतन बिंदु यानी कि जहाँ पे वो जहाँ पे वो जहाँ पे वो मीडियम चेंज कर रहे हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, वो पॉइंट। अविलंब सभी एक ही समतल में होते हैं, अविलंब बोले तो नॉर्मल है ना, एक ही समतल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, ये आपस में सिमिलर है। याद करो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, अब है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा था तो ये पॉइंट सेम थे, फर्स्ट वाले पॉइंट सेम थे, जिसमें कह रहा था कि इंसिडेंट रे यानी अपतित किरण, अपवर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, और आपतन बिंदु जहाँ पे वो इंसिडेंट हो रहा है, और अविलंब यानी नॉर्मल, सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सपोज एक ही प्लेन का मतलब अगर वो एक्स प्लेन, ये एक्स सपोज एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स और एक्सिस, दो एक्सिस मिलके एक प्लेन बनते हैं। ठीक है, और ऐसे कौन कौन प्लेन हो सकते हैं, वाई जेड हो सकते हैं, YZ प्लेन हो सकते हैं, या ZX प्लेन हो सकते हैं ना, ये 3 प्लेन हो सकते हैं, 3 टाइप के प्लेन। तो वो सेम ही प्लेन, किसी एक ही प्लेन में लाई करेंगे ये चारों के चारों। ठीक है, यानी इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब है ना, ये चारों एक ही पॉइंट, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारा दूसरा पॉइंट, प्रकाश किसी विशेष
विशेषण रंग के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। इसने स्नेल्स लॉ कहते हैं। इस लॉ को क्या कहते हैं? दूसरा जो रूल है बेसिकली वो बेसिकली स्नेल लॉ है। उसमें कह रहा है कि रेशियो ऑफ इंसिडेंट आपतन कोण की ज्या है ना, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट कह रहा है। अब साइन आई बेसिकली क्या है? आई क्या है यहाँ पे? इंसिडेंट रे का एंगल है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे अगर सपोज कि अगर ये अलग मीडियम है और यहाँ से आया हल्का चेंज हो गया तो ये जो एंगल है वो क्या है? आई, और ये एंगल जो है आर है ना, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ से इंसिडेंट हुआ और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के अपना डायरेक्शन चेंज हुआ तो ये आर हो गया, ये आई एंगल हो गया। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एक नियतांक, और ये नियतांक इज इक्वल टू होता है म्यू। म्यू क्या होता है बेसिकली? और ये जो नियतांक होते हैं इसको म्यू से डिनोट करते हैं। इसको बेसिकली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, माध्यम का अपवर्तनांक। इसको क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक। यानी ये जो रेशियो कहलाता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, इसको म्यू कहते हैं, और म्यू इज नोन एज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और माध्यम का अपवर्तनांक। याद रखें, पॉइंट टू बी रिमेंबर कि जो हमारा क्राउन ग्लास है ना, क्राउन ग्लास यानी क्राउन कांच का अपवर्तनांक यानी म्यू का वैल्यू क्या होता है? 1.52 है ना, 1.52। और फ्लिंट ग्लास के लिए, फ्लिंट ग्लास की बात करें तो इसका अपवर्तनांक 1.65 होता है, 1.65, ठीक है। और पानी के लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ यानी म्यू ऑफ वाटर क्या है? बेसिकली 1.33 होता है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अपवर्तनांक यानी जो बेसिकली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसका बेसिकली एक और मतलब डिफिनीशन है। निर्वात में प्रकाश, इट इज़ बेसिकली रेशियो ऑफ, जो अपवर्तनांक है ये एक रेशियो है बेसिकली निर्वात में प्रकाश का वेग, यानी कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट यानी सी होता है वैक्यूम में लाइट, दैट इज 3.13 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम में प्रकाश चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है ना, CM है ना, मीडियम। CM का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, C से स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करते हैं, जो कि C का वैल्यू क्या होता है? अगर 3.3 इंटू 10⁻3.1 बेसिकली होता है, लेकिन 3 सीधे लेते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो गया। और C मीडियम में, ये तो बेसिकली हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया रहेगा, तो हम लोग वहाँ से म्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिकली म्यू इज बेसिकली रेशियो ऑफ निर्वात में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम बोले तो जैसे सपोज कि अगर हम एक रेयर टू डेंस जा रहे हैं ना, रेयर टू डेंस यानी कि सपोज ऐसे जा रहे हैं और ये यहाँ से ऐसे आया, सपोज ये हमारा अलग मीडियम है, इंसिडेंट रे आया और हल्का सा ऐसे टर्न ले लिया, ठीक है, ड्यू टू ये क्या है? डेंस मीडियम। ये डेंस मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, यानी कि इसके जो अब ये बेसिकली क्या है? इस मीडियम में यानी ये मीडियम बेसिकली क्या है? कोई सॉलिड सब्सटेंस का मीडियम है, और ये क्या है? एयर ले लो, सपोज एयर ले लो, तो ऑब्वियसली ये कम डेंस्ड होगा, ये ज़्यादा डेंस्ड होगा, मोर डेंसिटी होगा इसका। तो अगर कोई स्पीड लाइट अगर इंसिडेंट होगा तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट भी अलग होगी, इसमें अलग होगी और इसमें अलग होगी, है ना। तो बेसिकली जो अपवर्तनांक यानी म्यू का हम रेशियो जो बोले तो वो बेसिकली क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये जो मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा उसका रेशियो है अपवर्तनांक। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट थिंग्स इज क्रांतिक कोण। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? बेसिकली क्रिटिकल एंगल इज नथिंग बट इट इज जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तो वह आपतन कोण उस चीज़ के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण या क्रांतिक कोण C कहलाता है ना। ये क्या कह दिया भाई? तो ये बेसिकली कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण जब मतलब रेयर टू डेंस जा रही है, सघन माध्यम टू विरल माध्यम जा रही है, तो मतलब ऐसा बोल रहा है कि आपतन कोण ऐसा एंगल इंसिडेंट रे, ऐसा एंगल इंसिडेंट रे, यानी कि ये जो हमारा इंसिडेंट रे ऐसा होना चाहिए कि ये जो आपतन जो बिंदु है ना वो बेसिकली 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 90 डिग्री, है ना। सॉरी, इसमें डेंस टू रेयर जा रहा है, इसमें जो है डेंस टू रेयर जा रहा है। तो याद रखें, जब रेयर टू डेंस जाएंगे, है ना, सघन टू विरल माध्यम जाएंगे, सघन टू विरल माध्यम जाएंगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी नॉर्मल से दूर जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा। जैसे नॉर्मल के ये करीब आ रहा है, ये करीब आ रहा है ना, ये करीब आना हुआ और ये दूर जाना हो गया। तो अगर सपोज कि हम सघन टू विरल माध्यम जाएंगे, सघन टू
विरल माध्यम जाएंगे, सपोज ये हमारा सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो लाइट आएगा तो ऐसे ये नॉर्मल से अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी जो नॉर्मल था ना नॉर्मल उससे अवे फ्रॉम, ये नॉर्मल सपोज कि हमारा ये बीच वाला नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से लाइट जो है ना डेविएट करेगा दूर, देख रहे हो दूर चला गया ना। अगर ये विरल टू सघन जाता तो अपोजिट होता, ये जितना नॉर्मल है, सपोज ये हमारा नॉर्मल है, तो अगर ऐसे आ रहा है तो और चिपक जाता है ना, ऐसे ध्यान रखें। तो सघन किरण सघन टू विरल माध्यम जाएगा तो एंगल क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो अब कह रहा है कि ये जो एंगल आ रहा है ना, इस एंगल से इसको इंसिडेंट करो कि भाई ये जो है ना रिफ्लेक्टेड रे इसके परपेंडिकुलर आ जाए, यानी कि ऐसे आया और ऐसे चला गया, है ना। तो उसके लिए हम लोग स्नेल्स लॉ को लगाएंगे बेसिकली। सपोज कि अगर हमारा जो एंगल है क्रिटिकल एंगल वो तो सी है, क्योंकि हमको सी का ही वैल्यू तो फाइंड आउट करना है कि सी क्या होगा, जो ये सी क्या है बेसिकली आई ऐसा क्या एंगल है इंसिडेंट जिसके कारण जो है रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो गया। देख रहे हैं यहाँ 90 पुट कर दिया, इज इक्वल टू μ1 डिवाइडेड बाय μ2। अब ये साइन 90 इक्वल टू बेसिकली क्या होता है 1, तो ये बेसिकली हम लोग कह सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू μ1 डिवाइडेड बाय μ2। तो बेसिकली साइन सी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू हमारा जो बेसिकली वैल्यू आया साइन 90 चूंकि 1 हो जाता है, नीचे 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा μ1 डिवाइडेड बाय μ2। अब μ1 क्या था हमारा, जो μ1 बेसिकली था ये मीडियम वन का जो हमारा सपोज कि हमारा मीडियम 1 था और ये मीडियम 2 है, तो मीडियम 1 में जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था यानी म्यू, उसको μ1 माना और μ2 यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूसरे मीडियम μ2 इसको लिया, ठीक है। तो μ1 μ2 क्या है बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ टू मीडियम, है ना। तो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला बेसिकली साइन सी यानी क्रिटिकल, ये क्या है क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू इट इज रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द मीडियम, है ना। तो साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा μ1 डिवाइडेड बाय μ2। नेक्स्ट है वायु का निर्वात के लिए, जो वायु है ना एयर निर्वात के लिए, तो बेसिकली निर्वात में जो होता है म्यू का वैल्यू 1 हो जाता है, क्या हो जाता है 1, है ना। निर्वात में म्यू का वैल्यू 1, निर्वात में म्यू का वैल्यू क्यों 1 होगा, तो यहाँ से ध्यान रखें। अपवर्तनांक जो म्यू का फॉर्मूला है ना, वो क्या है बेसिकली निर्वात में प्रकाश का वेग, तो निर्वात में प्रकाश का वेग सपोज सी हो गया, ठीक है, सपोज सी। और निर्वात में ही निर्वात क्या है, माध्यम क्या है, अब हमारा निर्वात ही है, कह रहा है ना वायु या निर्वात के लिए क्या है बेसिकली माध्यम जो है निर्वात ही हो गया। तो अगेन नीचे भी सी हो गया, तो सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो ये म्यू क्या हो गया 1 हो गया, है ना। तो जब यहाँ पे μ1 के जगह पे हम 1 पुट कर देंगे तो ये बेसिकली साइन सी का फॉर्मूला हमारा आ गया सी इज इक्वल टू 1/μ। आप समझ में आ गया होगा कि ये क्यों ऐसा है 1/μ आया। और म्यू क्या है बेसिकली जब हम मतलब हमारा इंसिडेंट रे कहाँ से चला है, निर्वात से, वायु से और किसी दूसरे मीडियम में जा रहा है जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है, या फिर सिंपली म्यू भी बोल सकते हैं, है ना। तो उसका हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं क्रिटिकल एंगल, राइट। नेक्स्ट है हमारा किसी माध्यम में अधिकतम संभावित अपवर्तन कोण क्रांति कोण है, मतलब मैक्सिमम जो डेविएशन है ना, जो डेविएट हो रहे हैं, डेविएट समझ में आ ही रहा होगा कि मीडियम के चेंज होने से क्या हो रहा है, लाइट अपने नॉर्मल प्लेस से होकर के डेविएट हो जा रहा है, अपना प्लेस थोड़ा चेंज हो रहा है। तो मैक्सिमम डेविएशन जो है ना क्रांतिक कोण के बराबर होगा, यानी कि जो ये मतलब हमारा साइन सी निकल रहा है, साइन सी निकल के आ रहा है क्रिटिकल एंगल, वो मैक्सिमम डेविएशन जो है ना क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। नेक्स्ट हमें क्रांतिक कोण दो माध्यमों पर निर्भर करता है, ऑब्वियसली दोनों माध्यम पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि साइन सी का जो फॉर्मूला होता है ये साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है μ1 डिवाइडेड बाय μ2। तो ये देखो इस पे भी डिपेंड कर रहा है, μ1 पे भी डिपेंड कर रहा है, μ2 पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब मीडियम 1 पे भी डिपेंड कर रहा है, मीडियम 2 पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये दोनों माध्यम पे डिपेंड करेगा कौन, साइन सी दैट मीन्स क्रांतिक एंगल या क्रिटिकल एंगल, दोनों माध्यम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये जो लिखा गया है फॉर्मूला, ये जो हम लोग प्रीवियस में अभी जस्ट पढ़े थे साइन सी इज इक्वल टू μ1 डिवाइडेड बाय μ2, तो ये क्या है बेसिकली विरल माध्यम का अपवर्तनांक है ना, और ये क्या है सघन माध्यम का अपवर्तनांक, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन सी इज इक्वल टू बेसिकली रेशियो क्या होगा, विरल माध्यम का अपवर्तनांक यानी μ1 डिवाइडेड बाय μ2, है ना, μ2। ये विरल माध्यम क्या है, जिसकी डेंसिटी सबसे कम हो, और सघन माध्यम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, है ना। ये रेयर मीडियम इंग्लिश में बोलते हैं इसको, डेंस मीडियम कहते हैं, डेंसर मीडियम। नेक्स्ट है क्रांतिकल कोण सी माध्यमों के युग्म प्रकाश के रंग तथा ताप पर निर्भर करता है, ताप में वृद्धि से ये बढ़ता है। तो क्रिटिकल एंगल जो है माध्यमों के युग्म पे डिपेंड करेगा, प्रकाश का क्या कलर है उस पर डिपेंड करता है, दैट मीन्स
सीधा बोले कि वेवलेंथ पे या ताप पर निर्भर करता है, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यानी कि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से क्या क्रिटिकल एंगल पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन होगा कि बढ़ेगा, घटेगा, अचर रहेगा, ऐसा टाइप का ऑप्शन दिया रहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें ये बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज से, ताप बढ़ाने से वृद्धि होता है ना, क्रिटिकल एंगल इंक्रीज करता है। ठीक है, बैगनी रंग के लिए सी का मान न्यूनतम होता है। बैगनी के मान के लिए सी बेसिकली स्पीड ऑफ सी का मान जो है क्रिटिकल एंगल का न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, बैगनी बोले तो वायलेट है ना, वायलेट VOILET वायलेट कलर, बिकॉज इसके लेमडा सबसे कम होते हैं। नेक्स्ट है कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक एवं क्रांति कोण। कुछ पदार्थ दिए गए हैं जिसके कुछ क्रिटिकल एंगल का वैल्यू दिया है, ये बेसिकली डाटा है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि पहला लिखा हुआ है वाटर का जो अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू है 1.33 और क्रांतिक एंगल यानी एंगल क्रिटिकल एंगल क्या है 48.8 है ना। नेक्स्ट है हमारा कांच का जो है 1.5 से 1.9 तक इसका जो है अपवर्तनांक यानी म्यू होता है, और इसका जो एंगल है वो बेसिकली 41.8 से 31.7 तक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हीरा जो है बेसिकली हीरा का जो म्यू है देख रहे हो सबसे ज़्यादा है 2.47, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका सबसे मैक्सिमम है, जिसका क्रांतिक एंगल 24.5 है। वायु का 1 है जिसका क्रांतिक एंगल 62.4 है। तो आप यहाँ पे ओवरऑल एक रिलेशन देखना कि जिसके अपवर्तनांक ज़्यादा है उसके रिफ्लेक्ट जो ये एंगल है यानी कि क्रिटिकल एंगल वो कम है। यानी कि ऐसा कह सकते हो कि जो ज़्यादा जिसके म्यू ज़्यादा है, जिसके म्यू ज़्यादा है उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल क्या है, कम है। ठीक है, कम है। इसका एक रीज़न क्या है कि साइन C इक्वल टू जो वैल्यू था हमारा μ1 डिवाइडेड बाय μ2, अब ऑब्वियसली ये क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है μ2 के, यानी कि खुद के मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो है क्रिटिकल एंगल वो μ2 के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब जब मीडियम हमारा डेंस्ड होगा दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर रेयर मीडियम की बात करेंगे तो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसमें डायरेक्टली जितना ज़्यादा हमारा म्यू होगा उतना ज़्यादा क्रिटिकल एंगल होगा, और जिसमें μ2 जितना और अगर बात करें हम डेंस्ड मीडियम की तो डेंस्ड मीडियम में जो हमारा होगा μ2 जितना अधिक होगा, μ2 हमारा जितना अधिक होगा उतना हमारा साइन C जो होगा यानी क्रिटिकल एंगल कम होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंग्लिश में बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हम शॉर्ट में TIR भी बोलते हैं ना। TIR अगर आपने 12th में फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें आपको TIR है ना, TIR हम भी पढ़ते हैं। TIR बेसिकली क्या होता है, टोटल, I फॉर इंटरनल एंड R फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये TIR क्या कहता है, बेसिकली कह रहा है यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किसी प्रकाश किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो अपवर्तन नहीं होता है, और अपतित किरण सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ये क्या कह दिया, बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि जब हम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम जाएंगे, डेंस मीडियम बोले तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर जाएगी ऐसा होगा जब, तो कह रहा है कि जब भी ऐसा होगा कि जो हमारा लाइट है ना, वो सघन माध्यम से विरल माध्यम जा रहा है, रेयर टू डेंस टू रेयर मीडियम जा रहा है, तो प्रकाश की किरण जो होगी आपतन कोण और क्रांति कोण से अधिक हो जाएगा। मतलब कि आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल यानी C से जो है, C से ज़्यादा हो जाएगा I जानते हो ना, ये बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये ज़्यादा हो जाएगा तो अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन बोले तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और अपतित किरण यानी इंसिडेंट रे जो होगी वो वापस से अपनी मीडियम में चली जाएगी, यानी जिधर से आई उधर को लौट जाएगी, है ना, जहाँ से आई है वहीं को चली जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांतरिक। एक बार अगेन समझेंगे कि जब हम रेयर डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम जाएंगे तो क्या होगा, जब इसका आई है ना इंसिडेंट रे जो होगा क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाएगा, तो ये क्या होगा, बेसिकली इंसिडेंट रे जैसे ही आएगा जिस मीडियम से आएगा वापस उसी मीडियम को लौट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पूर्ण परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए कुछ कंडीशन है। पहला है हमारा प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, मतलब डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम में जाना चाहिए, ये तो कंडीशन है हमारा। दूसरा आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तो यानी कि C जो है बेसिकली जो क्रिटिकल एंगल है वो I से छोटा बोले, या उल्टा बोल सकते हैं कि जो I है यानी कि आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्या है, C से बड़ा
बड़ा हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पूर्ण परावर्तन के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला है हमारा गाड़ी जल में परिप्रख नली का चमकीला दिखाई देना। अब जैसे सपोज अगर ये हमारा वाटर है, ठीक है, इसमें एक ग्लास का एक प्रख नली तो जानते ही होंगे क्या होता है, बेसिकली ग्लास का बना होता है। इसमें सपोज ये वाटर है, ठीक है, ये बाहर क्या है, मीडियम एयर है, और ये वाटर क्या है, लिक्विड होता है। तो एयर के रिस्पेक्ट में जो लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं, मोर डेंस्ड होते हैं, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जब आप देखोगे ना तो ये चमकीला नजर आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है मीडियम क्या है, चेंज हो रहा है, जिसके कारण रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन होने के कारण ये कह सकते हो कि TIR यहाँ पे हो रहा है। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण क्या हो रहा है, जल में परिपलक नली चमकीला दिखाई देता है। हीरे का चमकना यानी डायमंड जो साइन करता है वो बेसिकली TIR के कारण ही होता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, मरीचिका बेसिकली क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मिराज। बेसिकली रेगिस्तान में मरीचिका को इंग्लिश में फॉर्मेशन ऑफ मिराज कहते हैं। ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, या इसको प्रैक्टिकल भी देख सकते हो। ये जब आप देखोगे कि NH वगैरह पे, यानी कि जहाँ ब्लैक टाइप का जो रोड होता है, यानी पीच वगैरह बैठे होते हैं ब्लैक कलर का NH पे बेसिकली, तो आप जब देखोगे गाड़ी स्पीड में चलती रहेगी तो धूप के टाइम में, धूप के मौसम में देखोगे कि दूर आपको एक ऐसा लगेगा कि दूर का जो सड़क है ना, सपोज कि आप यहाँ ट्रेवल कर रहे हो अपनी गाड़ी से स्पीड में, तो यहाँ का सड़क आपको ऐसा लगेगा कि वो गीला है, लेकिन जैसे ही आप कार से यहाँ पहुँचोगे तो ये अगेन ये सूखा नजर आएगा, मतलब ये गीला नहीं रहता है। एक्चुअली ये क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, और रेगिस्तान में ये अधिकतर दिखाई देता है। रेगिस्तान में आप आसानी से देख पाओगे जो फॉर्मेशन ऑफ मिराज है, यानी कि आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पे पानी है या फिर वहाँ गीला है, ठीक है, लेकिन जब आप पास जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं, है ना। फॉर्मेशन ऑफ मिराज ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली TIR के कारण होता है, यानी पूछेगा कि फॉर्मेशन ऑफ मिराज या रेगिस्तान में मरीचिका के बनने का क्या कारण है, तो आपको जवाब देना होगा कि ड्यू टू TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारा कालिक से पुता हुआ गोला जल में चमकना। कालिक से पुता हुआ गोला बेसिकली यानी सपोज कि ये गोला है, इस पर आप कालिक पोत दो और इसको वाटर में रखोगे तो ये चमक रहा है, इसका भी रीजन क्या है, TIR ही है ना। जहां पे भी आप देखो कि अलग मीडियम के चेंज होने से कुछ भी इफेक्ट हो रहा है तो आप समझ जाना कि वहां पे TIR ही होता है, TIR ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कुछ क्वेश्चंस, अब कुछ ये जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उस पर बेस्ड 2-4 क्वेश्चन है जिसको देखेंगे। नेक्स्ट हमारा पहला, समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है भाई, तो ऑप्शन ए है अधिक गहराई के कारण, जल के नीले रंग के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के ऊपरी सतह के कारण। ठीक है, तो ये बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्रैक्शन क्यों होता है तो मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो ऑब्वियसली सी वाटर जो हो ये अलग मीडियम होते हैं, और एयर से हम लोग बेसिकली जो देखते हैं सी को, यानी सी वाटर जो ब्लू दिखता है वो ऑब्वियस सी बात है हम बाहर होकर के देखते हैं, तो ये मीडियम अलग है, ये एयर मीडियम है और ये क्या है, वाटर का मीडियम है। इसके डेंसिटी कुछ और है, इसके सी वाटर के डेंसिटी कुछ और है। तो ड्यू टू चेंज इन मीडियम जो है लाइट का जो इंसिडेंट होगा तो वो बेसिकली कुछ और चेंजेस होते हैं, जिसके कारण रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन के कारण सी वाटर क्या होता है, यानी कि ब्लू दिखता है। दैट मीन्स कह सकते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल जो है नीला प्रतीत होता है। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश का निर्वात में वेग क्या है। तो प्रकाश का निर्वात में जो वेग होता है वो बेसिकली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इंग्लिश में बोले तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोले तो जब हम स्पेस के बाहर चले जाएंगे तो उसको वहाँ जहाँ पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं हो, ना ही ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हो या कुछ भी कोई टाइप का फोर्स अप्लाई ना हो, ना ही एयर रेजिस्टेंस हो, तो ऐसे जगह को हम कहेंगे निर्वात कहते हैं या वैक्यूम कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होते हैं जो कि मैक्सिमम होती है। ये ध्यान रखें कि जो प्रकाश का स्पीड होता है यानी स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है निर्वात में। नेक्स्ट है हमारा समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है तो बेसिकली आभासी और सीधा बनता है। आभासी बोले तो इमेजिनरी और इरेक्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष, आप जैसे बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये बेसिकली दूरी का मात्रक है ना, दूरी का यूनिट है। अब प्रकाश वर्ष में वर्ष लगा हुआ है ना, तो बच्चे समझते हैं कि वर्ष का मतलब क्या है, ईयर का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड है, समय का, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखें लाइट ईयर जो बेसिकली है वो दूरी का मात्रक है, और आमतौर पर हम लोग बोलते भी हैं या साइंस वगैरह की बुक पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि सुनोगे भी कि जो है मतलब एक यानी हमारा जो अर्थ है ये किसी गैलेक्सी से लाइट 200 लाइट ईयर जो है डिस्टेंस पे अवस्थित है, या
2000 लाइट ईयर डिस्टेंस पे अवस्थित है। तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस हम वहाँ वर्ड इंक्लूड करते हैं, दैट मीन्स क्या कि ये डिस्टेंस से रिलेटेड बातों को डिस्कस करता है, यानी कि ये जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। तो आप ये आज के सारे क्वेश्चन हो गए। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो इस वीडियो में समझने में किसी भी चीज़ को, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। आपको बता दें अगेन कि अगर आपने ST के लिए फॉर्म भरा है या उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी संस्थान ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए व्यवस्था की है। अगर आप उसे परचेज करना चाहते हैं या फिर आप डेमो टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर के टेस्ट दें, डेमो टेस्ट दें। टेस्ट देने के बाद अगर पसंद आए तो आप उसे परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।